हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो हमारा लेसन नंबर 6 का पहला कंसेप्ट होने वाला है। और ये लेसन इस सीरीज का आखिरी लेसन है। इसके बाद हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेसन नंबर 6 है क्या, सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक को, और जो हमारे इंडिया के केस में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि आरबीआई जो है ना कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए और साथ साथ इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने के लिए। यानी कि आज हम आरबीआई को ऑलमोस्ट जो है ना समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। लेकिन क्या ये एक ऐसा बैंक है जहां पे हम सबका अकाउंट है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हम में से तो किसी का भी अकाउंट आरबीआई में नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है ना वो बैंकर्स बैंक है, यानी कि वो बैंक जहां पे बैंकों का खाता है, यानी कि जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है, या फिर अदर बैंक्स हो गए, जो भी दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उन सबको कहीं ना कहीं आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है या फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आरबीआई है ना वो बैंकर्स बैंक है और ये इकोनॉमी के अंदर भी अलग अलग रोल प्ले करता है उसे स्टेबल करने में। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है आरबीआई की, जिसको इन्फ्लुएंस करके, जिसको चेंज करके या फिर पॉलिसी लगा के जो गवर्नमेंट है या फिर जो आरबीआई है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। कैसे करती है वो हम समझेंगे वीडियो के अंदर, आगे समझेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कुछ बातें बता रहा हूं आरबीआई के बारे में। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में जो भी करेंसी, ठीक है, या फिर जो भी फाइनेंशियल मूवमेंट्स हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं या फिर सबको रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई, यानी कि फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास जो भी करेंसी है, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट में हो, चाहे हमारे पास कैश की फॉर्म में हो, वो सब जो भी है उसका गार्डियन कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास। पहला पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन समझना पड़ेगा कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना फेमस है, ठीक है, क्यों इकोनॉमी में साई रोल यही प्ले करता है और कैसे ये इवोल्व होता हुआ है आज तक। क्योंकि हम सब जानते हैं 1935 में आरबीआई बनाया गया था और आज तक वो आरबीआई अच्छे तरीके से अपने अंदर कुछ चेंजेस ला के अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आरबीआई का इवोल्यूशन की बात करनी है एंड इट्स पिवटल रोल इन शेपिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। और साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को शेप किस प्रकार से प्रोवाइड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या आया, एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें ऑब्जेक्टिव भी समझने पड़ेंगे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, साथ साथ फ्रेमवर्क भी समझने पड़ेंगे और फंक्शन भी समझना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा इन रेगुलेटिंग मॉनेटरी सप्लाई, ताकि मॉनेटरी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। अब ये बात समझ ही लेते हैं, ठीक है, क्या कि जो आरबीआई है वो मॉनेटरी सप्लाई को रेगुलेट कैसे करती है। मॉनेटरी सप्लाई को फाइनेंशियल सप्लाई भी समझ सकते हो या फिर मनी सप्लाई भी समझ सकते हो। हम सब जानते हैं जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को अफेक्ट जरूर करती है अपने पॉलिसी के जरिए, जिसका नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन करती कैसे है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो आरबीआई है ना वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज करती है। अब बात ये आती है कि भैया ठीक है, हमने बात मान ली कि भाई इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी सप्लाई चेंज होगी, पर होगी कैसे? तो देखो, इंटरेस्ट रेट में चेंज का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट में 2 ही प्रकार के चेंज आ सकते हैं। या तो इंटरेस्ट रेट बढ़
बढ़ सकता है या फिर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है ना, ये दो चीजें हो सकती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से एक तो लोन लेना महंगा हो जाता है, लोग लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि लोन पे ब्याज देना पड़ रहा है और ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे। या फिर जिनके पास भी सेविंग भी रखी हुई है वो कंज्यूम नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग लालच में आएंगे, क्यों मैं अपना पैसा कंज्यूम करूं, मार्केट में रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं तो क्यों ना अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंजप्शन लोग कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन लेना महंगा हो गया एक तो जो लोग लोन लेके कंजप्शन करते हैं वो भी खत्म। दूसरा, जिन लोगों के पास सेविंग है भी या फिर पैसा है भी तो उस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इसी का उल्टा सिनेरियो अगर मैं बात कर रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो लोग कंजप्शन को बढ़ा देते हैं क्योंकि लोन सस्ते मिल रहा है तो लोग लोन लेके भी कंजप्शन करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। मेरे भाई, लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं इंटरेस्ट कमाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि लोग बोलेंगे क्या इन्वेस्टमेंट करूं इतने कम इंटरेस्ट रेट के लिए, मैं कंज्यूम ही कर लेता हूं। यानी कि मैं कहता हूं इस केस में कंजप्शन दोनों तरीके से बढ़ती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी कि एक बात और, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हो क्या रहा है, लोन लेना महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई हो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि मनी सप्लाई के कम होने की वजह से ही लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंजप्शन कम कर रहे हैं। यानी कि जब भी गवर्नमेंट को ये लगता है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, लोग कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। ठीक है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, अब लोग लोन ले नहीं पाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। इसी का उल्टा अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन नहीं है, इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है। अब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो होगा क्या कि लोगों के पास पैसा नहीं कंज्यूम करने के लिए, जैसे कि कोविड के जस्ट बाद हुआ था, कोविड की वजह से लोगों की जॉब चली गई थी, जॉब जाने की वजह से लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा था। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो भाई कंजप्शन कैसे करेंगे। तो ऐसे केसेस में लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिर आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर दिया ताकि लोग लोन ले, इकोनॉमी में वापस मनी सप्लाई आए, लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, वापस डिफ्लेशन से हम स्टेबल स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट रेट कम करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। एक बात और क्या कि कई बार हमने ये भी देखा है कि भैया हम ये बात करें इन्फ्लेशन की या डिफ्लेशन की, इन्फ्लेशन एक बहुत ही बेकार चीज़ है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये वर्ड जब हम बोलते हैं ना, इसका मतलब कई बार लोगों को नहीं पता होता। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आप लोगों ने तो मेरी वीडियो में तो काफ़ी बार टर्म जरूर सुना होगा, इसे सुना होगा कि मैं पढ़ाता इकोनॉमिक्स हूँ, फाइनेंस की बात करता हूँ, तो इन्फ्लेशन तो बार बार वर्ड आएगा ही आएगा। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पैसे की वैल्यू गिरती चली जाती है ना, उसको इन्फ्लेशन बोल के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर मैंने कितने में खरीदा, 20 रुपए, मेरे पास 100 रुपए थे, मैं ऐसे 5 मार्कर ले आया कि भाई आराम से 1 महीना चल जाएंगे। ठीक है, अब भाई ऐसे 5 मार्कर ले आया 100 रुपए में, लेकिन मानता हूं आज से 5 साल बाद, ठीक है, क्या होगा, मेरे पास वही 100 रुपए है खर्च करने के लिए मार्कर पे, लेकिन मार्कर का प्राइस 20 से 50 रुपए हो गया है। तो क्या अब मैं उस 100 रुपए में 5 मार्कर ले पाऊंगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं, तो 2 ही मार्कर खरीद पाओगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि महंगाई की वजह से जो कंज्यूमर है उसकी जेब पे अफेक्ट पड़ता है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो पहले के हिसाब से कम गुड्स और सर्विस खरीद पाता है या फिर एंजॉय कर पाता है। तो वो चीज है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए हम जब बात करते हैं ना इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन हम सब जानते हैं हर इकोनॉमी में बढ़ता है, बट एक एक्चुअल रेट से बढ़े वो बहुत जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रेट से बढ़ गया तो भी खतरनाक है, कहते तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों की इनकम पहले ही बहुत कम थी उनके लिए बेसिक नीड्स भी अफोर्डेबल ना रहे। तो इन सब चीजों के लिए ना जो आरबीआई है वो इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए हमेशा अपनी पॉलिसीज को यूज करती है ताकि इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन से डील किया जा सके।
इसके अलावा कई बार लोग ये भी बोल देते हैं कि चलो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि भैया लोगों के पास जो है ना वो बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है। तो जब हमारे पास खुद का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पास खुद की नोट छापने की मशीन है, तुम जितनी मर्जी नोट क्यों नहीं छाप लेते? उसके लिए आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ कि एक कंट्री के अंदर जितनी करेंसी सर्कुलेशन में होती है ना, उस कंट्री को उतना ही नुकसान हो रहा होता है इकोनॉमिकली। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा आ रहा है और वो आ रहा है प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन की वजह से, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसा आया, प्रोडक्शन बढ़ गया, जो लोगों के पास बढ़ा हुआ पैसा था उसे बड़ी प्रोडक्शन में उन्होंने खर्च कर दिया, इकोनॉमी सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को मुफ्त में पैसा बांट दिया, यानी गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने नोट छापने शुरू कर दिए, गरीब लोगों को नोट दे दिए, तो होगा क्या? गुड्स तो उतने ही है जितने पहले थे, लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो लोग डिमांड करेंगे, लेकिन गुड्स उतना ही है तो क्या होगा? सप्लाई कम पड़ जाएगी, डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या? फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी कि महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि हम पैसे छाप के लोगों को अमीर कर सकते हैं, वो एक तरह से अपनी इकोनॉमी को डाउनग्रेड करने का ही तरीका होता है। बहुत सी फास्ट इकोनॉमी ने सब किया भी है, आप कभी भी गूगल कर लेना, ऐसे कुछ देश हैं, ठीक है, जिनके वहाँ पे 2-2 लाख के ना सिर्फ क्या आते हैं, उनकी करेंसी में ब्रेड आते हैं। इतने महंगे क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने भी यही किया था, जब उनके पास पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने नोट वोट छापे, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को गिरा लिया। तो ये चीज़ काफ़ी समझनी जरूरी थी। तो मैंने उम्मीद आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, और क्यों हम नोट छाप के ही इकोनॉमी को अच्छा नहीं कर सकते। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। तो फोस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है विद इन इंडियाज डायनामिक फाइनेंशियल लैंडस्केप। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है ना, तीसरा पॉइंट, वो क्या होता है? एग्जामिन द टूल्स, हमें टूल समझने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट समझने पड़ेंगे, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एम्प्लॉयड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, एंड मैनेज की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और साथ साथ जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उसको मैनेज भी किया जा सके, सच एज इन्फ्लेशन। बताया था मैंने भी आप लोगों को कि कैसे इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैसे यूज करती है आरबीआई, इसको बढ़ाना घटाना, ताकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन से डील किया जा सके, एंड एक्सचेंज रेट, जिनको नहीं पता होता है तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मुझे अगर $1 खरीदना है तो मुझे उसके लिए 85 रुपीज़ पे करने होंगे INR, इंडियन करेंसी में मुझे 85 रुपीज़ पे देने पड़ेंगे, तब जाके मैं $1 खरीद पाऊंगा, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, इसलिए ये तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडियल रेट बताया जो फिलहाल करंट में चल रहा है, इसके आसपास ही चल रहा है, पर चल रहा है ये। लेकिन एक और बात कि एक्सचेंज रेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स यानी कि जो फिक्स रखा हुआ है ट्रेड के लिए, फ्लोटिंग यानी कि जो लगातार चेंज होता रहता है ना। तो इसलिए आपको ना डॉलर के ग्राफ पे दिख जाएंगे गूगल के ऊपर, अगर आप चेक करना चाहो तो ये आया हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। अब समझते हैं आगे अगला पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है वो देखो। तो इन द बिग वर्ल्ड ऑफ मनी इन इंडिया, जब हम बात कर रहे हैं बिग वर्ल्ड की, ठीक है, ऑफ मनी इन इंडिया की, भाई जो इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी, जहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा पैसा ट्रैवल करता होगा। तो वही चीज़ है कि जब इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी, ठीक है, तो वहाँ पे पैसा भी क्या है? सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा है। देयर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर कॉल्ड सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो करता क्या है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इमेजिन द आरबीआई एज द गार्डियन ऑफ इंडियाज मनी, क्योंकि जो हमारा आरबीआई है वो पूरे पैसे का क्या है? गार्डियन है। मेकिंग श्योर एवरीथिंग अबाउट इट वर्क्स वेल, और कोशिश करता है कि जो पैसा है वो अच्छे तरीके से काम करता रहे लोगों के वेलफेयर के लिए। फ्रॉम इट्स बिगिनिंग्स इन 1935 में, जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट हुई थी, टू टुडे द आरबीआई हैज बिकम सुपर इंपोर्टेंट। आरबीआई बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? इंपॉर्टेंट हो चुका है। इट्स मेन जॉब इज टू हेल्प इंडियाज ग्रो।
मेन काम क्या है कि इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए एंड मेक श्योर प्राइसेस स्टे स्टडी, और श्योर मतलब मेक श्योर करना है वो क्या कि प्राइसेस जो है ना वो कांस्टेंट रहे, इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिकली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हाँ, लेकिन एक आइडियल रेट 6 से 8% के बीच में तो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ ही जाता है, क्योंकि जो कि मैं भी एक आइडियल रेट मानता हूँ, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं होती, अच्छे सिग्नल्स नहीं होते हैं। अब समझते हैं रोल ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक मिनट, ठीक है, आप समझते हैं आरबीआई के रोल को। तो पहला पॉइंट क्या आता है, आरबीआई एज अ सुपर हीरो। जब हम बात करें तो आरबीआई सुपर हीरो की तरह काम कर रहा है, फाइटिंग टू कीप द इकोनॉमी सेफ एंड साउंड। इसका मेन काम क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को सेफ रखना और साउंड रखना, इसलिए उसको बोलते हैं कि भाई ये फाइटर है जो हमारी इकोनॉमी को सेफ रखता है और अच्छा रखता है। इट यूजेस स्पेशल टूल्स, यानी कि बहुत से टूल्स भी यूज करते हैं इसके लिए, लाइक बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग, टू कीप द मनी गेम बैलेंस, ताकि जो मनी है ना वो बैलेंस रहे, इंटरेस्ट रेट बैलेंस रहे। इट कीप प्राइसेस फ्रॉम गेटिंग टू हाई, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखता है कि प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, ज़्यादा बढ़े तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी लोगों को, ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। एंड हेल्प्स द इकोनॉमी ग्रो स्मूथली, और हेल्प करता है कि इकोनॉमी जो है ना वो स्मूथली ग्रो करे, है ना, और ज़्यादा तेज आगे बढ़ती रहे। तो वो चीज़ है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आरबीआई जॉब इज नॉट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग। अब दिक्कत क्या है कि हम बोल देते हैं कि आरबीआई जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आरबीआई को भी बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने डेली एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, लगातार अलग तरह की करेंसीज आ रही हैं, ठीक है। जैसे खासकर जब 2007-8 का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया था, क्योंकि वो क्राइसिस बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज आ गई, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट शुरू हो गई कि धीरे धीरे बैंक्स को रिप्लेस करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी इतनी जल्दी तो बैंक रिप्लेस नहीं होने वाले, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अपने आप में किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, आरबीआई जॉब इज नॉट स्मूथ सेलिंग विद न्यू टेक्नोलॉजीज। जब हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी की या फिर चेंजेस हैपनिंग ऑल द टाइम, चेंजेस हर टाइम होते रहते हैं। द आरबीआई फेसेस न्यू चैलेंजेस एवरी डे। आरबीआई को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हर दिन, फ्रॉम डीलिंग विद फैंसी टेक, कि वो फैंसी टेक से डील कर सके, कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसे चलाना भी सीखना पड़ेगा ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वरना आरबीआई पीछे आ जाएगी, बाकी सारे लोग आगे निकल जाएंगे, वो सब दिक्कतें हो जाएंगी। तो टू फिगरिंग आउट हाउ टू मेक मनी वर्क बेटर फॉर एवरीवन, और ये फिगर आउट करते रहना हमेशा आरबीआई काम होता है कि कैसे पैसे को और बेहतर बनाया जा सकता है लोगों के लिए, ताकि लोगों की लाइफ में और ज़्यादा यूजफुल हो जाए। द आरबीआई हैज़ टू कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग। आरबीआई जो है ना लगातार लर्निंग की मोड में रहता है, अडेप्टिंग के मोड में रहता है। इसका मतलब ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी को लर्न करना और उसी को अडेप्ट भी करना। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट। बात किया था ना मैंने यहाँ पे जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी समझाया था कि आरबीआई का एक और इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखना, कब बढ़ाना है कब घटाना है वो डिपेंड करता है मनी सप्लाई के ऊपर। मैं सीधा बताऊं तो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन सबको देख के जो आरबीआई है ना वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करती है, वो भी खासकर मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट, द आरबीआई कैन रेज और लोअर दीज इंटरेस्ट रेट, और जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, टू कंट्रोल हाउ मच पीपल आर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। और ये कंट्रोल करने के लिए कि लोग जो है वो कितना खर्चा करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने बताया भी आप लोगों को कि क्या होता है इंटरेस्ट रेट की वजह से, कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कंजप्शन कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और कैसे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कंजप्शन बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो ये सब चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की भी थी अभी भी, और कैसे इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई में भी एक इफेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कीप इकोनॉमी स्टेबल। ये सारी चीजें आरबीआई करती है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। स्टेबल रखने का मतलब क्या है कि ना तो इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, ना डिफ्लेशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन कब होगा, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और ये भी कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। और अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो ये भी सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि जब डिमांड उतनी ही हो जितनी सप्लाई मौजूद है, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं जो भी गुड्स हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाए प्रॉपर तरीके से। तो इकोनॉमी को स्टेबल रखना बहुत जरूरी होता है, और इसी के लिए जो आरबीआई है वो अपनी पॉलिसीज को
चेंज करती रहती है, अपनी पॉलिसीज को अप्लाई करती रहती है। इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। वो एक बहुत बढ़िया स्टेप है किसका, आरबीआई का, कि बैंकिंग सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज इतनी इजीली अवेलेबल है, हम घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। चाहे मुझे इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, चाहे मुझे अपने देश में ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे मुझे स्टॉक्स खरीदनी है, चाहे मुझे बॉन्ड्स खरीदनी है, चाहे मुझे जो मर्जी एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं घर बैठे कर सकता हूँ। क्यों? सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी कि आरबीआई ने बैंकिंग सर्विसेज को बहुत ईजी कर दिया है। और यही नहीं सिर्फ अर्बन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं पहले कहाँ से लोन लेते थे। ठीक है, एक मिनट वेट करना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि बैंकिंग सर्विसेज जो है ना, वो रूरल एरियाज में भी काफ़ी इजीली अवेलेबल है, ताकि वो गांव के लोग जो कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम में फंसे हुए थे, या फिर जिन्हें इनफॉर्मल तरीकों से पैसा उधार लेना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे, कई बार वो डेट ट्रैप में फंस भी जाते थे, उनके लिए लोन लेना सिस्टमेटिक तरीके से काफ़ी ईजी हो गया, पोस्टल सर्विस की वजह से या फिर कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज की वजह से। इसके बाद हम चलेंगे अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, कीपिंग इन्फ्लेशन इन चेक। इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है तो उसका कंट्रोल आरबीआई कर सकती है। तो इसलिए आरबीआई जो है ना, अपना एक तरह से मॉनिटर करती रहती है इन्फ्लेशन को, कि इन्फ्लेशन में क्या चल रहा है ना। क्योंकि ज़्यादा हुआ तो आरबीआई को अपनी पॉलिसीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, अपनी मॉनिटरी पॉलिसी की हेल्प से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और उसके लिए लगातार नज़र बनाए रखती है आरबीआई किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े आरबीआई के, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को स्टेबल रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रनिंग ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद है आपको चैप्टर का यहाँ तक का पार्ट तो समझ में आ गया है। बाकी आने वाले टॉपिक्स को आने वाली वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, जो भी शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।